So hello students, welcome to Ovipedia. My name is Rishabh, we are faculty of English and I hope you all are doing fine. तो स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सेंटेंस अरेंजमेंट पार्ट 2. ओके, आई टोल्ड यू द प्रीवियस वीडियो दैट जो भी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने बताई हैं का इस लेक्चर में काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल रोल रहने वाला है बिकॉज सम क्वेश्चंस आई हैव ऑलरेडी पुट जो कि लेंथी क्वेश्चंस है जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं सेंटेंस 1 से लेके सेंटेंस 6 की, राइट. आपने देखा होगा ना जिसमें S1 S6 लिखा होता है और बीच में देयर आर सम सेंटेंसेस जो कि आपको अरेंज करने होते हैं. ओके, तो आज उन्हीं को हम क्वेश्चंस के फॉर्म में करेंगे. आई होप आप इनको साथ साथ में आंसर करेंगे. विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस स्टार्ट विद आवर टुडेज सेशन एंड जस्ट अ मोमेंट. So one important information that if any one of you would like to join our WhatsApp group, then you can. Link will be in the description box. तो join करने के बाद में you can ask any query, any doubt from Avipedia faculty. Okay. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को. आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर वन देखिए क्या है. बोलता है जो भी आपको इसमें दे रखा है आपको इसको अरेंज करना है मीनिंगफुल सेंटेंस में. ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज मैंने आपको बताई थी दैट वाज कि आप इसको अरेंज करेंगे बट उससे पहले आप इसको एक बार ऑप्शंस का रेफरेंस जरूर लेंगे. क्या ऑप्शंस का रेफरेंस जैसे सी से स्टार्ट होगा, ए से, बी से, ए से. तो आपने इसका जो क्रक्स देखा, यू चेक्ड, फाउंड दैट ए से स्टार्ट हो रहा है, बी से और सी से. डी से स्टार्ट नहीं हो रहा इसलिए डी को मैं कंसिडर भी नहीं करूंगा. अब मैंने देखा सी से स्टार्ट हो रहा है तो सी को देखो, मैंने यहाँ पे तो वर्ब है ऑलरेडी, तो वर्ब से स्टार्ट तो होगा नहीं, तो मैंने सी को एलिमिनेट कर दिया. मैंने बी को देखा, ही टोल्ड मी सेवरल थिंग्स. ठीक है, ही टोल्ड मी सेवरल थिंग्स एंड वन ऑफ देम वाज. अच्छा, उसने मुझे काफी चीजें बोली, सेवरल थिंग्स एंड वन ऑफ देम, उनमें से एक क्या था, वाज दैट माय एक्शंस टुवर्ड्स हिम हैड बीन फेल्ट टू बी वेरी अनकाइंड. हो सकता है, लेट अस कंसीडर दैट, क्या ए से सेंटेंस हमारा स्टार्ट हो सकता है? लेट अस चेक दैट. लेट्स फाइंड दैट इफ इट इज पॉसिबल कि हमारा सेंटेंस ए से स्टार्ट हो. माय एक्शंस टुवर्ड्स हिम had been felt to be very unkind. हो सकता है, बट उससे पहले उसने मुझे बोला. ठीक है, तो मेरा ऑप्शन क्या हो सकता है? बी. बी से स्टार्ट हो रहा है, बी के बाद में डी भी आ रहा है. ठीक है, इतना तो मैं समझ गया कि बी के साथ में डी आएगा एट एनी कॉस्ट. अब देखिए बी के साथ में डी कहां कहां पर है, पहले तो ये देखिए, जस्ट अ मोमेंट. ये तो मैंने पहले एलिमिनेट कर दिया. अब क्या बी के साथ में डी नहीं है? एलिमिनेट करो. बी के साथ में डी है, यस, बी के साथ में डी है, बट उल्टा, डी पहले है, बी बाद में, इसको भी एलिमिनेट कर दिया. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. इसी तरीके से आपको अप्रोच करना है और इजीली आप इसका आंसर फाइंड कर लोगे. ठीक है, चलिए. जस्ट मोमेंट, देखते हो इसमें क्या एरर आ रहा है थोड़ा सा. चलिए, ओके, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, उससे पहले ऑप्शंस देखते हैं. सबसे पहले बी, ए, डी, सी. मतलब अगर हमारा सेंटेंस देखा जाए तो ए, बी, सी और डी सबसे स्टार्ट हो सकता है. इनमें से कोई भी ऐसा ऑप्शन हो सकता है जिससे कि हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो. ठीक है, हमें वही चीज को फाइंड करना है. एम आई क्लियर? तो देखिए इसमें क्या है, प्योरिटी ऑफ ऑल लाइफ, प्योरिटी ऑफ आवर लाइफ डिपेंड्स ऑन, इसमें डिपेंड करती है मच ऑफ द हैप्पीनेस एंड ऑफ आवर कंपेनियंस एंड फ्रेंड्स आर मेकिंग अ वाइज चॉइस. ठीक, अब देखो क्या हो सकता है इसमें, कोई लिंक एस्टेब्लिश करने का ट्राई करिए. बोलता, ओके, अब देखिए इसमें क्या आप एक चीज फाइंड कर पा रहे हो कि अगर मैं इसको लास्ट में देखूं, ए, प्योरिटी ऑफ आवर लाइफ डिपेंड्स ऑन, तो लास्ट ए से तो खत्म नहीं होगा एटलीस्ट. ठीक है, ए से हमारा ये सेंटेंस खत्म नहीं होगा ना. और क्या हो सकता है, मच ऑफ द हैप्पीनेस एंड, बी से भी एंड नहीं करेगा. तो हमारे पास अभी दो ऑप्शंस बचे, ए एंड ऑप्शन नंबर डी. ओके, तो एक बार ए चेक करिए, बी, ए. मैंने बोला मच ऑफ द हैप्पीनेस एंड प्योरिटी ऑफ आवर लाइफ डिपेंड्स ऑन आर मेकिंग अ वाइज चॉइस ऑफ
ऑफ आवर कंपेनियंस एंड फ्रेंड्स। दिस कैन बी आवर आंसर। इसको भी देख सकते हैं हम लोग। सी से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा क्या? ऑफ आवर कंपेनियंस एंड फ्रेंड्स, नहीं। तो हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा बचता है जो कि हमारा आंसर एट एनी कॉस्ट होगा ही होगा। कि कैसे इजीली हमने इसको एलिमिनेट करा, हमने देखा कि कोई इसमें रिलेशन जैसे बी में एंड नहीं करेगा, बी से हमारा ये एंड नहीं करेगा, लास्ट में एंड है, ठीक है। और क्या, ऑन है लास्ट में, प्रेपोजिशन है, यहाँ पे एंड नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीज, दो ऑप्शन हमने आराम से इजीली एलिमिनेट कर दिए, ठीक है। एंड देन हमने देखा कि सी से हमारा जो सेंटेंस है वो स्टार्ट नहीं होगा, सो ऑप्शन ए ही हमारे पास बचता है जो कि हमारा आंसर होगा। लेट अस वेरीफाई दी आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बोलता है सबसे पहले सेम चीज, सबसे पहले ऑप्शंस का रेफरेंस लेंगे, सी सी ए डी, ठीक है। सी सी ए डी, इससे हमारा सेंटेंस ही स्टार्ट हो रहा है, ओके। बोलता है आस्क्ड मी व्हाट आई वाज एंड वेयर आई वाज बाउंड फॉर, लेट्स सी, सी सी ए बी। तो ए और सी, ओके। सी कहां पे है मेरा? ऑफ द हिल कॉल्ड डिफिकल्टी। तो आई डोंट थिंक सो कि ए से, सी से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा, ठीक है। प्रेपोजिशन है कोई, ना तो इसमें कोई काइंड ऑफ ना जीरंड आ रहा है इसमें, या तो जीरंड होता तभी भी हम सोच सकते थे, या हमें नाउन चाहिए, ठीक है, हमारे पास इसमें नहीं है। ओके, ए से देखिए, बोलता है आस्क्ड मी व्हाट आई वाज एंड वेयर आई वाज बाउंड फॉर, ओके, डी सी। और डी क्या है? बोलता है व्हेन आई केम टू द फुट आई मेट विद अ वेरी एज्ड मैन हु। अब इस चीज को देखिए, हु किसके लिए यूज हुआ होगा? हु आस्क्ड मी, जिसने मुझसे पूछा, तो मतलब बी के साथ में मेरा ए का पेयर बनेगा। क्या आप इस चीज को समझे कि बी के साथ में मेरा ए का पेयर बनेगा? अब बी और ए कहां कहां पर है? एक इस पे बी है, बट इसके साथ में ए नहीं है, बी ए इसमें आ रहा है, या फिर बी ए इसमें आ रहा है, ठीक है। आप मुझे खुद बताइए इस चीज को कि कौन सा इसका आंसर हो सकता है। सोचिए, गौर फरमाइए थोड़ा सा, और मुझे इसका आंसर बताइए। आपको मैंने हिंट तो दे दिया कि बी और ए साथ में रहेंगे, ठीक है। एक चीज देखो, अगर मैं बोलूं व्हेन आई केम टू द फुट, जब मैं पैरों पर आया, कि पैदल चलकर आया, आई मेट विद अ वेरी एज्ड मैन, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि व्हेन आई कम टू द फुट ऑफ द हिल कॉल्ड डिफिकल्टी, ठीक है। आई मेट विद अ वेरी एज्ड मैन हु आस्क्ड मी व्हाट आई वाज एंड वेयर आई वाज बाउंड फॉर। बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है? बताइए फटाफट से, ट्राई करिए इसका आंसर बताने का। सही, हिंट देने के बाद आपको पता होना चाहिए कि क्या इसमें आंसर हो सकता है अभी, ठीक है। आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये हमारा आंसर नहीं होगा, एलिमिनेट कर दिया था मैंने इसको, काइंड ऑफ, राइट। क्यों? क्योंकि देखिए ना, सी से हमारा स्टार्ट होगा क्या? कहां पे गया सी? ये ऑफ द हिल कॉल्ड डिफिकल्टी, इससे हमारा सेंटेंस स्टार्ट ही नहीं होगा। और बी ए सिर्फ हमारा एक ही में बन रहा है, दैट इज डी ए, ऑप्शन डी, डी सी बी ए, क्या दैट इज द राइट आंसर? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लेट अस वेरीफाई दैट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, सेम। सबसे पहले ऑप्शंस का रेफरेंस लीजिए, सी सी बी डी, सी सी बी डी, ओके। अब देखिए, क्या सी से मेरा सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है क्या? विदाउट हार्ड टॉयल, विदाउट हार्ड टॉयल, सी के बाद बी आ रहा है, नॉलेज वुड लूज इफ वी कुड एक्वायर इट। बी के बाद डी, नॉलेज, नॉलेज वुड लूज इफ वी एक्वायर इट। कैसे? तो कोई सेंस नहीं बन रहा। लेट अस गो फॉर द अदर ऑप्शन। सी के बाद डी, बोलता है विदाउट हार्ड टॉयल। लेट अस, बोलता है कि थोड़ा सा इसको अगर देखेंगे हम लोग, अब मुझे यहाँ पे कोई ना कोई नाउन तो चाहिए, ठीक है। कभी तो कभी क्वेश्चन में, मतलब हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं नाउन होगा या प्रोनाउन होगा एटलीस्ट, है ना, जिससे कि आप क्वेश्चन को करोगे स्टार्ट, ओके। अब नॉलेज यहाँ पे एक नाउन है, नॉलेज एब्स्ट्रैक्ट नाउन का काम कर रही है। नॉलेज वुड लूज, कब लूज हो सकती है?
knowledge would lose half its beauty and usefulness if we could acquire it without hard toil. हो सकता है, बट बी से सेंटेंस स्टार्ट होगा, इतना तो मुझे पता चल गया, और एक ही ऑप्शन में बी से मेरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, नॉलेज वुड लूज, बी के बाद में ए आएगा, हाफ ऑफ इट्स क्या यूजफुलनेस एंड ब्यूटी इफ वी कुड, बी ए डी, लास्ट में सी. चलिए इसका ऑप्शन वेरीफाई करते हैं. ऑप्शन सी मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर होगा. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा फोर्थ का. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5. सेम उसी अप्रोच के साथ आप इसको करेंगे जो कि मैंने आपको बताई. ओके, सबसे पहले ऑप्शंस देखिए, सी ए बी डी, मतलब अगर हम देखें इसको, ऑलमोस्ट हर एक ऑप्शन से हमारा ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है. हो सकता है इवन नोट हो नहीं रहा है, बट हो सकता है ए बी सी डी. अगर एक भी हमने सही ऑप्शंस को, मतलब बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया, या एक भी हमने सही ऑप्शन ढूंढ लिया, तो हमारा आंसर फाइनल हो जाएगा. टेल हैव शिफ्टेड, तो हमारा वर्ब से स्टार्ट तो नहीं होगा. ए कहां गया, इसको एलिमिनेट कर दिया मैंने. ओके, ऑफ दिस मंथ वी, बी से भी स्टार्ट नहीं होगा, इसको भी एलिमिनेट कर दिया मैंने. डी देखिए, टू ओ न्यू हाउस, ये हो सकता है बाय द एंड ऑफ दिस मंथ वी shall have shifted to O new house. B के बाद में, नहीं सॉरी, सी के बाद में बी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ठीक है, तो वेरीफाई करते हैं. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका. ठीक है, तो कैसे करना है ये मैं चीजें आपको एक बार फिर से रिमाइंड करवा देता हूं कि सबसे पहले क्या करिए, रेफरेंस लीजिए किसका, ऑप्शन. ओके, ये आपकी पहली चीज. सेकंड, ऑप्शंस को एलिमिनेट करने का ट्राई कीजिए. अब कैसे करोगे एलिमिनेट, वो देखते हैं. फाइंड पेयर, पेयर फाइंड करिए, कुछ ना कुछ पेयर बनेगा, उस पेयर को फाइंड करिए और ऑप्शंस को एलिमिनेट करिए. वैसे ठीक है, ये स्टेप आप ऊपर भी कर सकते हो, क्या वाइसा वर्सा. ओके, ऑप्शंस को एलिमिनेट करिए, उसके बाद में जो ऑप्शंस बचे उसमें से चूज योर आंसर. आंसर वाइजली. ठीक है, दिस शुड बी द वे. ठीक है, जिससे आपको अप्रोच करना है सेंटेंस अरेंजमेंट. ठीक है, ये सारा का सारा आपको काम आएगा किसमें, सेंटेंस अरेंजमेंट में. ओके, लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. जस्ट अ मोमेंट. क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसको आप भी ट्राई करेंगे साथ में. ठीक है, तक मैं पानी पीता हूं. मेक इट अ ट्राई, गिव इट अ ट्राई. ओके, अब यहां पे तो क्या है, आपको जो भी ये ABCD आपको दे रखा है सेंटेंसेस, इनको आपको अरेंज करना है. ठीक है, और ऑप्शंस की रेफरेंस से ही आप इसको भी करोगे अप्रोच. ओके, यू विल ऑल्सो अप्रोच इन दीज क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस एज वेल. ठीक है, जो चीजें मैंने बताई, सबसे पहले ऑप्शन का रेफरेंस लीजिए. ठीक है, उसके बाद में ऑप्शंस को ट्राई करिए एलिमिनेट करने का. राइट, एंड उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेक पेयर्स, पेयर जरूर बनाइए. ठीक है, लेट अस फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. पहला बी से स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है, ए से बी से, मतलब मेरा या तो ए से स्टार्ट होगा सेंटेंस या बी से स्टार्ट होगा. वही सेम चीज आपको करनी है. यू डू नॉट हैव टू गो फॉर कि जिसमें कि आपको पूरा सेंटेंस पढ़ना है, वो काम नहीं करना है. ठीक है, देखो यहाँ पे वाइल दे रखा है, वाइल स्टूडेंट, वेल्स वाज द ब्रिटिश ऑथर बट ही लेटर. अब ही किसके लिए यूज करा होगा ये आपको देखना है. ही केम टू नो, ही किसके लिए यूज करा होगा ये आपको देखना है. ठीक है, ओके, तो ऐसे ही आप इसका आंसर आराम से फाइंड कर लोगे.
ओके, चलिए अब मैं एक चीज तो समझ गया कि मेरा जो, अब मुझे खुद बताइए, मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बोला था कि नेम पहले आता है, उसके बाद में हम उसका प्रोनाउन यूज करते हैं। तो नाम वाला जो मेरा सेंटेंस होगा उसको मैं पहले यूज करूंगा, और बी पार्ट में आ रहा है। बी से मेरे कितने सेंटेंस मतलब ऑप्शन है, एक तो ऑप्शन ये बनेगा, एक ऑप्शन ये है, ठीक है, जो कि बी से स्टार्ट हो रहे हैं। अब मुझे देखना कि बी के बाद में आएगा क्या, ठीक है, बी के बाद में कौन सा ऑप्शन आ सकता है, इसको मुझे फाइंड करके मुझे अपने आंसर तक पहुंचना है। बी से स्टार्ट होगा, बी से स्टार्ट होगा, बी के बाद में डी। अब देखो, वेल्स वाज अ ब्रिटिश ऑथर एंड वन ऑफ द अर्लीस्ट राइटर्स ऑफ साइंस फिक्शन, बट ही लेटर रिसीव्ड, ओके। अब मुझे एक चीज बताओ, वेल्स की बात कर रहा है कि वो एक ब्रिटिश ऑथर था, राइटर था, ठीक है, किसमें, साइंस फिक्शन में, ओके। ही केम फ्रॉम अ वेरी, या फिर ही केम फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली एंड वाज अप्रेंटिस्ड टू अ ड्रैपर एट द एज ऑफ 15। तो जब भी आप किसी को इंट्रोडक्शन देते हो, किसी के बारे में बताते हो, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप इलेबोरेट करोगे कि वो कौन था, कहाँ, क्या उसका बैकग्राउंड था, ठीक है। तो बी के बाद में डी आएगा, और बी के बाद में डी एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। बी के बाद में सी नहीं आएगा, ठीक है। फिर बोलता है बाद में, बोला वाइल अ स्टूडेंट इन लंदन ही begged to take an interest in contemporary politics but he later received a scholarship to study sciences in London। एक बार चेक कर लेते हैं वैसे। वेल्स वाज अ ब्रिटिश ऑथर, ठीक है, ये तो स्टार्ट हो गया मेरा। फिर बोलता है सी, अगर बट ही लेटर रिसीव्ड, ये तो नहीं होगा, ठीक है। साइंसेज एंड, ठीक है, वाइल अ स्टूडेंट इन लंदन, ऑप्शन डी ही इसका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। वो क्यों, क्योंकि देखो सेम चीज, पहले मैंने वेल्स के बारे में बात करी, उसके बैकग्राउंड के बारे में बताया कि ही केम फ्रॉम अ वेरी लोअर मिडिल क्लास फैमिली, ये वो है ना। थोड़ा सा उसके बारे में मैंने हाईलाइट करा, उसके बाद में मैं फर्दर उसके फ्यूचर के बारे में, जो भी उसका जो भी लाइफस्टाइल उसका रहा होगा, या जो भी उसने अचीवमेंट्स करी होंगी, ली होंगी, उनके बारे में बात करूंगा, ओके। चलो इसका आंसर वेरीफाई करते हैं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ओके। तो तरीका समझ आ गया। कभी भी आप किसी ह्यूमन बीइंग की बात करोगे ना, तो पहले आप उसके बारे में थोड़ा सा इलेबोरेट करोगे, देन उसके बाद आप उसका बैकग्राउंड, आप उसके बैकग्राउंड के बारे में बात करोगे, फिर जाके आप उसके बारे में नेक्स्ट कुछ बात करोगे आगे, ठीक है, ओके। या फिर जो भी उसकी अचीवमेंट्स हो सकती हैं, ओके, उसकी अचीवमेंट्स के बारे में फिर आप उसके बाद बात करो, ठीक है। नेक्स्ट चले, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए जरा। ए डी सी बी, वही सेम चीज आ गई, ए डी सी और बी। अब आपको एक ऑप्शन भी अगर आप इसमें ढूंढ लेते हो सही से, तो आपका काम हो जाए। मैंने जरा थोड़ा सा इस पे लुक दी और देखा कि थीफ की बात हो रही है कुछ, ठीक है। When the policeman told him to keep, क्या, ओके। अब पुलिस वाले ने क्या बोला होगा, when the policeman told him to keep his hands up or he would shoot, ओके। तो मैं इतनी सी बात तो समझ गया कि डी के बाद में मेरा सी आएगा, डी के बाद में सी आएगा मेरा, ओके। डी के बाद में सी कहां पे है, इस पे तो है नहीं, इस पे भी नहीं है, इस पे भी नहीं है, और ओनली वन ऑप्शन जहां पे डी के बाद में सी है। देखो सिर्फ एक पेयर बना के मैंने इजीली आंसर को फाइंड कर लिया, ठीक है। तो आपको पेयर पे फोकस करना है, पेयर बन गया अगर आपका, तो इजीली आप आंसर तक पहुंच जाओगे। अदरवाइज पेयर आपको नहीं मिल रहा, नहीं बना पा रहे, तो आप ट्राई करिए कि कौन सा ऑप्शन आपका स्टार्ट कर सकता है, कौन सा एंड कर सकता है, थोड़ा सा उसको ढूंढिए, या कौन सा एंड नहीं कर सकता। लेट अस सपोज आस्क्ड हिम टू कीप, अगर डी ऑप्शन लास्ट में है तो इसको तो मैं एलिमिनेट कर दूंगा, ठीक है। वुड शूट, चलो ये हो सकता है। स्टबर्नली रिफ्यूज द थीफ ऑलमोस्ट, तो बी से भी नहीं होगा, बी अगर लास्ट में, देखो इजीली आप आराम से ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। you can eliminate the options very easily, okay, you just need to use all the options, ठीक है, effectively। so D is the right answer for the question number 7, let us confirm, option D is the right answer, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए एक बार। सेम वैसा कुछ क्वेश्चन आया अभी हमारा फिर से, सेंटेंसेस की फॉर्म में ऑलरेडी है ये, एंड आपको सेम वही ट्रिक्स एंड टिप्स अप्लाई करके इसका भी आंसर आपको फाइनल करना है। सबसे पहले फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू और यू नीड टू डू,
यू जस्ट नीड टू टेक द रेफरेंस ऑफ योर ऑप्शंस। डी से स्टार्ट हो रहा है, सी से, ए से, बी से। ओके, ए बी सी डी मतलब सबसे स्टार्ट हो रहा है ये, ए से भी, बी से भी, सी से भी, डी से भी। बट ऐसा तो है नहीं कि सबसे स्टार्ट हो जाएगा सेम टाइम पे। देयर विल बी ओनली वन ऑप्शन जिससे कि हमारा ये सेंटेंस स्टार्ट होगा। ओके, सपोज लेट अस चेक दैट। अब 10 की बात कर रहा है तो 10 से पहले कुछ इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। 10 से काइंड ऑफ हमें बताता है कि इफ आई डू दिस, ठीक है, ओनली देन आई बी एबल टू डू दैट। तो कुछ हमारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें कुछ ना कुछ कनेक्शन पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन रही होगी, जिसके भी यहाँ पे हम उन वर्ड्स का यूज करते हैं। जैसे सिंस हो गया, ठीक है। बट कई बार सिंस ऐसा भी नहीं, सिंस हम स्टार्टिंग में भी सिंस मॉर्निंग इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक। तो ये चीजें, ठीक है, इट हैज बीन। बट सिंस एक ऐसा कंजंक्शन है जो हम स्टार्टिंग में भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सिंस हमारा एडवर्ब भी है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो चलो एक बार देखिए इसको, क्या हमारा ये हो सकता है आंसर इसमें। ओके, today there are thousands of schools. Okay, the country's first university Nalanda was founded. अब एक चीज बताओ मुझे, ए से तो मेरा सेंटेंस स्टार्ट होगा नहीं किसी भी हालत में, तो इसको तो मैं एलिमिनेट कर दूंगा। और कौन सा हो सकता है जिससे मेरा सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा या खत्म नहीं होगा? हम्म, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है मेरा सेंटेंस डी से स्टार्ट होगा, द कंट्रीज फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट यूनिवर्सिटी की बात कर रहा है। और इसमें देखिए द, जहां पर भी द वाला सेंटेंस आपको दिखेगा वो मोस्टली क्या हमेशा फर्स्ट ही आएगा, वो उससे स्टार्ट करोगे आप सेंटेंस। अगर कुछ और आपके पास में इफेक्टिव इंफॉर्मेशन नहीं है, तो किसी का एग्जैक्ट नाम नहीं है या कुछ और है ना, तो यहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी की बात कर रहा है, डी से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा। द कंट्रीज फर्स्ट यूनिवर्सिटी नालंदा वाज फाउंडेड ओवर 1000 years ago, ठीक है। सिंस एंशिएंट टाइम्स इंडिया हैज बीन नोन फॉर इट्स ग्रेट एजुकेशनल सिस्टम। बी से भी स्टार्ट हो सकता है वैसे। सिंस एंशिएंट टाइम India has been known for its great educational system. The country's first university Nalanda was founded over 1000 years ago. ठीक है, डी के बाद डी आ सकता है। Today there are thousands of schools in India, many of among are best in the world. Thus, children in India have the unique opportunity to receive a world-class education. अब देखिए, सी से मेरा सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, इसको भी मैंने एलिमिनेट करा। अब मेरे पास जो फाइट बची, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी, ठीक है, समझ आ रही बात? ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में मेरी पास फाइट बचती है मेरे पास। अगर मैं यहाँ पे एक पेयर बना लूं जहां पे मुझे पता चल जाए कि किसका लिंक किसके साथ में फिट बैठेगा, तो मैं इन दोनों में से भी एलिमिनेट कर सकता हूं, ठीक है। डी के साथ सी, डी सी डी सी, डी सी यहाँ पे भी आ रहा है और डी सी यहाँ पर भी आ रहा है, तो इतना तो क्लियर हो गया कि डी के बाद में सी ही आएगा, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया कि डी के बाद में सी आएगा। द कंट्रीज फर्स्ट यूनिवर्सिटी नालंदा वाज फाउंडेड ओवर 1000 years ago. Today there are thousands of schools in India, many of among are the best in the world. Okay, ठीक है। तो ये सेंटेंस मेरा कहां से स्टार्ट हो सकता है? अब यहां पे इसने बोला डीसी के बाद बी, ठीक है। अब मुझे चीज बताओ, पहले मैं पास्ट की बात करूंगा फिर मैं प्रेजेंट की बात करूंगा, ऐसे होता ना? लिंक कैसे आप बिठाओगे? पहले आप पास्ट की बात करोगे, कुछ पास्ट के बारे में बताओगे, फिर आप प्रेजेंट पर आओगे, या फिर आप फ्यूचर पर जाओगे। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं पहले पास्ट इंट्रोड्यूस करूंगा फिर टुडे फिर मैं पास्ट पे जाऊंगा, सिंस एंशिएंट टाइम्स। तो बी डी सी ए हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। कंफर्म करेंगे इसको, ठीक है, ए सी बी ए या फिर बी डी सी ए। चलिए, आप भी बताइए, थोड़ा सा लगाइए दिमाग। मैंने तो आपको हिंट क्या सब कुछ बता ही दिया वैसे, कि पास्ट पहले फिर प्रेजेंट, उसके बाद आप फ्यूचर पर जाओगे। ऐसा तो नहीं पहले पास्ट फिर प्रेजेंट फिर पास्ट में घुस जाओगे, ठीक है, यही काम नहीं करना है, ठीक है। चलो, सो डी इज द राइट आंसर इसमें होने वाला है, इसको वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। चलिए, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का डी राइट आंसर है। फर्स्ट लुक में मुझे लगा, ठीक है, क्योंकि देखो मेरा ट्राई ये होता है कि मैं आपको जैसे एक एस्पिरेंट अप्रोच करता है, एक स्टूडेंट, एक कैंडिडेट अप्रोच करता है क्वेश्चंस को करने के लिए, एस्पिरेंट अप्रोच करता है, राइट। आई ट्राई टू वे आई ट्राई टू सोल्व द क्वेश्चन इन सच अ वे जिससे कि आप उसको रिलेट कर पाओ, ठीक है।
कि कहाँ पे बच्चा मिस्टेक्स करेगा, कहाँ पे क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्या हम अप्रोच लगाएँगे, ठीक है? आई एम ट्राइंग ऑल दोज़ अप्रोचेज़, इसको कि आप ट्राई करोगे, ठीक है? इसीलिए थोड़ा-सा समझिए अच्छे से इसको। फर्स्ट लुक में कोई बच्चा होता तो आराम से वो सोचता कि इसका आंसर ऑप्शन ए हो सकता है, बट जब मैंने इसमें देखा कि ये भी हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन बी भी इसमें दे रखा था, ठीक है? इसीलिए कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आपको 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर लिए इज़िली, जो 2 ऑप्शन बचे हैं, उनको अच्छे से थोड़ा समझिए, उनमें टसल हो सकता है, ओके? चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 इसको देखिए, कैसे करोगे? बताइए सेम अप्रोच जो मैंने आपको बताई। बताइए, बताइए। अ, ऑप्शंस देखिए पहले बी, सी, डी, डी, मतलब बी से या सी से या डी से, ठीक है? ए से स्टार्ट नहीं होगा तो इसको मैं देखूँगा भी नहीं। अब देखता हूँ मैं कि क्या हो सकता है इसमें। द एक्सरसाइजेज आर एन एसेंशियल कंपोनेंट की बात, एक्सरसाइजेज की बात कर रहा है। करिकुलर एक्टिविटीज या एकेडमिक एक्टिविटीज रेफर टू एक्टिविटीज दैट कवर द स्पेसिफाइड कोर्सेज ऑफ स्टडी, ठीक है? इन लेमेन्स टर्म, लेमन का मतलब होता है, इसको भी ईडीएम को याद रखो, इन लेमैन्स टर्म्स, लेमन का मतलब होता है इजी लैंग्वेज में। अगर मैं इजी लैंग्वेज में बात करूं तो क्या है? करिकुलर एक्टिविटीज आर एक्टिविटीज दैट टेक्स प्लेस विद इन दी क्लासरूम, ठीक है? ओके। हम्म बी सी डी ए, सॉरी बी सी डी डी, ये डी से स्टार्ट हो सकता है। इन लेमेन्स टर्म्स करिकुलर एक्टिविटीज आर एक्टिविटीज दैट टेक्स प्लेस इन विद इन द क्लासरूम, क्या ये इसका आंसर हो सकता है? चलो चेक करते हैं। बिकॉज द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टीचिंग स्टाफ इज एक्टिवली इन्वॉल्व करिकुलर एक्टिविटीज, डी से, चलो पहले डी से चेक करते हैं, डी के 2 ऑप्शन है, क्या डी के साथ पेयर बनाने का ट्राई करें? बोलता है इन लेमेन्स टर्म्स करिकुलर एक्टिविटीज आर एक्टिविटीज दैट टेक्स प्लेस विद इन द क्लासरूम, ओके? The exercises are essential component of the educational curriculum, okay? Because the educational institution's teaching staff is actively involved. अगर मैं एक चीज देखूं, the exercises are an essential component of the educational curriculum, ठीक है? Because क्यों important curriculum, क्यों essential component है education curriculum का? Because the educational institution's teaching staff is actively involved. तो कहीं ना कहीं सी के बाद में ए आ सकता है मेरा, सी के बाद ए आ सकता है। अब सी के बाद ए किस किस में आ रहा है उस चीज को देखो जरा, एक इसमें आएगा, एक इसमें आएगा, ठीक है? तो 2 ऑप्शंस है जहां पे मेरा सी के बाद ए आ रहा है, ठीक है? मैंने पेयर बनाया एक। अब अगर मैं देखूं तो मतलब या तो बी डी का पेयर बनेगा या डी बी बनेगा, समझो इस चीज को, या तो बी डी बनेगा या फिर डी बी बनेगा। करिकुलर और एकेडमिक एक्टिविटीज रेफर टू एक्टिविटीज दैट कवर द स्पेसिफाइड कोर्सेज ऑफ स्टडी। In layman terms, curricular activities are activities that takes place within the classroom. हम्म अब देखो, अब उसने बोला है कि करिकुलर एक्टिविटीज, अगर मैं डी से स्टार्ट करूं तो डी के बाद बी आने के चांसेस ज्यादा क्यों हैं? क्योंकि उसने पहले सिंपल शब्दों में बताने का ट्राई करा कि लेमन टर्म में कि करिकुलर एक्टिविटीज होती क्या है, एक डेफिनेशन दी है। और जब भी हम कुछ बात करते हैं किसी भी सब्जेक्ट के बारे में तो हम ट्राई करते हैं कि हम उस सब्जेक्ट की पहले डेफिनेशन दें, ठीक है? हम कभी भी डेफिनेशन से ट्राई करेंगे। अगर हम कोई पैराग्राफ कुछ डिस्कस करेंगे, हम एम्पावरमेंट की बात करेंगे, लेट अस सपोज अगर हम एम्पावरमेंट की बात करेंगे तो पहले हम उसकी डेफिनेशन देंगे कि एम्पावरमेंट होता क्या है। तो यहाँ पे काइंड ऑफ डेफिनेशन दी, उसके बाद में डी के बाद बी आएगा, तो चांसेस है, सॉरी क्या बोला, उल्टा बोल दिया मैंने। अच्छा, एक मिनट। हाँ तो ठीक है, डेफिनेशन ये रही ना इसकी, ठीक है ठीक है ठीक है। डेफिनेशन के बाद में हम डेफिनेशन देंगे पहले, तो डेफिनेशन यही तो है, करिकुलर या एकेडमिक एक्टिविटीज क्या होती है? दे रेफर टू द एक्टिविटीज दैट कवर द स्पेसिफाइड कोर्स ऑफ स्टडी। फिर उसको बोलता है कि सिंपल शब्दों में अगर मैं बताऊं, कभी भी समझना इस चीज को, जब भी हम अगर किसी को समझाएंगे कुछ, तो पहले तो उसकी जो एक्चुअल डेफिनेशन होंगी उसको वो बताएंगे उस इंसान को कि हाँ भाई ये इसकी डेफिनेशन है, बट मैं तुझे सिंपल शब्दों में अगर बताऊं तो ये इसका क्रक्स है।
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे वही बात करी जा रही है कि पहले उसको डेफिनेशन बताई गई कि करिकुलर या फिर एकेडमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, और उसको सिंपल शब्दों में, सिंपल भाषा में, इन लेमैन टर्म्स, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यही हमारा राइट आंसर बनने वाला है, क्योंकि सीए का पेयर तो मैंने आपको ऑलरेडी बना के बता दिया कि सीए का पेयर क्यों बने। तो कंफर्म कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं इस आंसर को। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा। ठीक है, बात समझ आई? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 10, इसको पढ़िए। हिज मदर, अब हिज मदर आ गया स्टार्टिंग में ही, तो हिज मदर से तो स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, ऑलिवर ट्विस्ट की बात कर रहा है। ऑलिवर ट्विस्ट, मुझे एक चीज बताओ, मैंने आपको बड़ी बार बताया, इस नाम का रेफरेंस बार बार बता रहा हूं कि नेम हमेशा पहले आएगा, उसके बाद में उसका प्रोनाउन आएगा। और फर्स्ट टाइम तो हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम फुल नेम, अगर आपको फुल नेम दिख रहा है तो फुल नेम पहले आएगा, फिर हम उसके नाम से सिंपल फर्स्ट के नेम से भी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे ऑलिवर ट्विस्ट की बात कर रहा है। ऑलिवर ट्विस्ट इज बोर्न इन वर्क हाउस इन 1830 इन इंग्लैंड, CCCB। तो क्लैरिटी तो आपको मिल जानी चाहिए ऑप्शंस की, हमारी मेजोरिटी सी से है, बट ऐसा नहीं है कि बी से स्टार्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, बट वो देख लेते हैं। बट ऐसा भी नहीं है कि अगर 3 ऑप्शन में आपको सी दिख रहा है और एक ऑप्शन में आपको बी दिख रहा है तो बी से स्टार्ट नहीं होगा। चांसेस ज्यादा ये होंगे कि सी से स्टार्ट होगा। ओके, बी से क्यों नहीं स्टार्ट होगा, बोलते हैं आफ्टर द अदर बॉयज। थोड़ा सा इसमें कुछ इंफॉर्मेशन मिस है, इसलिए हमें पहले पढ़ना पड़ेगा। इससे पहले हमेशा, मतलब इससे पहले डेफिनेटली कुछ होगा। देयर मस्ट बी समथिंग अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन सो दैट वी कैन कैरी दैट फॉरवर्ड, राइट? तो हमारा सी से तो स्टार्ट हो गया, ऑलिवर ट्विस्ट इज बोर्न। सी के बाद क्या आएगा? सी के बाद आएगा डी, क्योंकि ओलिवर का ही बात कर रहा है आगे, तो ओलिवर के बाद का नाम लेगा। सी के बाद डी, डी के बाद ए आएगा। सी डी ए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वेरीफाई कर लेते हैं इसका आंसर। गड़बड़ कर रहा है। सी डी ए, यहाँ पे सी ए डी कैसे आ गया? ओके 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 ओके, जस्ट अ मोमेंट, सॉरी, इट्स माय बैड, माय मिस्टेक, ज्यादा फास्ट। ओके देखो, Oliver Twist is born in the workhouse in 1830 in England. Oliver spends his first 9 years. तो फर्स्ट 9 years से पहले बर्थ की बात करेगा ना। His mother, whose name knows no one, is found on the street and dies just after, उसकी बर्थ के जस्ट बाद, तो पहले ये आएगा। फिर उसके हिसाब से पहले उसके बर्थ की बात कर रहा है, फिर उसके जस्ट बर्थ के बाद उसकी मदर डाइड हो गई, शी डाइड, उसके बाद डी आएगा। तो सी ए डी। आपको अब यहां से क्या लेसन मिला? लेसन आपको ये मिला कि डोंट बी इन हरी। ओके, थोड़ा सा समझ के चलना है, संभल के चलना है। एग्जाम में कहाँ पे ट्विस्ट आ जाएगा यू डोंट नो इवन, कोई नहीं जानता उस चीज को। तो ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ के चलना है, ठीक है? तो यहाँ पे मिस्टेक, ठीक है, ये मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है। थोड़ा सा संभल के पढ़ना है ऑप्शंस को ना, थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड तभी करना है जब आपको श्योर होगी हाँ ये आपका ऑप्शन हो जाए। क्लियर? तो सी ए, देखो कितना फर्क था, सी डी ए भी और सी ए डी भी, ए डी डी ए, ठीक है, इस चीज का फर्क था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 10th का ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए अभी, बताइए। चलिए बताइए क्या इसका आंसर आएगा, ट्राई करिए इसको। बताइए, चलो बताता हूँ मैं। चलो, ए सी सी सी, ए और सी से स्टार्ट हो रहा है। लेट अस फाइंड द करंट कंसर्न इज दैट the current concern is that it is rising day by day. It has been there in different forms since a long, तो वैसे नहीं आएगा। पोल्यूशन से स्टार्ट होगा हमारा सेंटेंस, क्योंकि पोल्यूशन हमारा क्या है, मेन हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे, पोल्यूशन।
तो पोल्यूशन हमारा अगर मेन सब्जेक्ट है तो पोल्यूशन से ही हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा, सिंपल। पोल्यूशन हैज बिकम अ वेरी कॉमन येट सीरियस इशू इन टुडेज वर्ल्ड। ओके, इट हैज बीन देयर इन डिफरेंट फॉर्म्स। अब इसके बारे में थोड़ा सा इलेबोरेट करेगा, इसके बारे में, पोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा इलेबोरेट करेगा। तो ऑप्शन बी हमें दिख रहा है कि ये अभी नहीं यहाँ पे है, इट हैज बीन एग्जिस्टिंग इन डिफरेंट फॉर्म्स सिंस लॉन्ग टाइम इवन बिफोर ह्यूमन एवोल्यूशन, सच एज वोल्केनिक इरप्शन हो गया, वाइल्ड फायर्स हो गया, विच लेड टू वेरियस फोटोकेमिकल रिएक्शंस इन द एटमॉस्फेयर। तो सी के बाद में मेरा बी आ जाएगा, और सी के बाद में बी मेरा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है, दिख रहा है मुझे, सी, बी, ए एंड डी। ओके, बात समझ आई? लेट अस वेरीफाई द आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जहां पे आप श्योर हो, थोड़ा सा भी आपको श्योरिटी आ रही है, जस्ट गो फॉर दैट, ठीक है। अदरवाइज तो कंफ्यूजन क्रिएट करोगे तो वो तो आप बैठे रहोगे एक ही क्वेश्चन पे, ठीक है। यू हैव टू कीप इन योर माइंड, डू नॉट वेस्ट excess time on a single question. Yeah, if you are sure about the answer, then you just need to move forward fast. You can practice in such a way which will help you in enhancing your confidence, and also it will enhance the decision making power, right? If you are lacking in the power of making decision, then you will lack to finalize the answer, and if you lack in that, you will be far behind the competition, because you know very well that in SSC examinations the time is very restricted. Okay, so you just keep in your mind, you need to keep in your mind that if you lack in decision making, you will also lack in the competition. Okay, so please, if you are sure about your answer, फटाफट से उसको मार्क करिए, मूव करिए आगे, और टाइम ना वेस्ट करें तो ज्यादा अच्छा होगा। और ये क्वेश्चंस पे आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जहां पे आपको टाइम लग भी सकता है, बट वो तभी उसको यूटिलाइज कर पाओगे आप इफ यू हैव सेव्ड सम टाइम। बट इफ यू हैवंट, देन यू जस्ट नीड टू प्रे कि बस जो क्वेश्चंस हैं आप उनको इजीली कर पाओ फिर। ओके, तो बचे वो क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अब ऑप्शंस का ही रेफरेंस डी से, सी से, बी से, ए से, मतलब ए, बी, सी और डी, एनी वन ऑफ देम से कि आपका स्टार्ट हो सकता है ये सेंटेंस। द डीपर यू इमेंस इट, अब इमर्स इट की बात कर रहा है, कुछ तो बात कर रहा है कि क्या दिस डिफरेंस, कौन सा डिफरेंस, इफ यू इमर्स द फनल इनटू अ बकेट व्हेन यू जेंटली अप्लाई द प्रेशर। ओके, तो व्हाट कैन बी द राइट आंसर? थोड़ा सा ट्राई करिए, फाइंड करिए आंसर को, बताइए बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है। क्या डी से स्टार्ट हो सकता है, सी से, बी से, आई से? अगर एक भी आपको मिल जाता है तो आप इजीली इसको कर पाओगे। सही, डी, सी, बी या फिर ए। हाँ, द डीपर, अब ये डीपर यू इमर्स, ये ए से तो स्टार्ट नहीं होगा, इसको मैंने एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि डीपर यू इमर्स इट, हमें नहीं पता ये इट क्या है,